95th वीडियो है लक्ष्मीकांत की। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा यानी पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशंस की क्या ज़रूरत है, डिसक्वालीफाई आप कौन से बेसिस पे किए जाओगे, और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे डिसक्वालीफाई किए जाओगे। इन सारी टॉपिक्स पे मैं बहुत डिटेल में आपको चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने ये किताब खरीद ली हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो। वीडियो पे लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखिए, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा की बात की जाए, पहली राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो भैया 1952 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है गेस मारना, ये तो बहुत बेसिक फैक्टर आपको पता ही होगा। सबसे खास बात क्या है राज्यसभा के बारे में, ये कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। कहने का मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो किसी भी ऑप्शन में अगर राज्यसभा की डिसोल्यूशन की बात की जाए गलत है। उसके बाद राज्यसभा की बात की जाए तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। अब यहाँ समझिए, राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो एक्चुअली में 6 साल के लिए होती है, और हर 2 साल पे राज्यसभा की जो 33% जनता है, 33.33 बोलना चाहिए टू बी प्रिसाइज, 1/3 जनता वो रिटायर हो जाती है। और जो सीटें खाली होती हैं वहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इलेक्शंस कौन करता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने के लिए। ओके, तो भैया हर 2 साल के एंड पे या तो इलेक्शंस होंगे या फिर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस होंगे। तो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस भी हर 2 साल के एंड पे होते हैं। जो मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं उनको दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है। जो मेंबर्स नॉमिनेटेड थे वो रिटायर हो रहे हैं, उनको फिर से नॉमिनेट किया जा सकता है। तो जया बच्चन जी अगर राज्यसभा से एमपी हैं तो अपना 6 साल का टेन्योर होने के बाद ये फिर से राज्यसभा से एमपी बन सकती है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनके टर्म ऑफ ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, ये पार्लियामेंट के ऊपर भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस और कितने टर्म कर सकता है मेंबर, इन दोनों में फर्क है। हमारे संविधान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा के नंबर ऑफ टर्म्स पे किसी की लिमिट हो। तो लोकसभा के अंदर आप जितनी बार इलेक्शन जीतते जाओगे उतने बार आप लोकसभा के मेंबर रहोगे, राज्यसभा के मेंबर भी आप जितने बार इलेक्शन जीतते जाओगे उतने समय के लिए रहोगे। एक टर्म कितना फिक्स किया गया है, तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और ये क्या बोलता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा विल बी 6 ईयर्स। 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाएंगे। और द एक्ट ऑल्सो empowered द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू curtail द टर्म ऑफ मेंबर्स चूजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। अभी यहाँ पे क्या हुआ ये दोस्तों कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने ये डिसाइड किया कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उनका जो टर्म होगा वो 6 साल का होगा, और ये बोला गया कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। अब जब पहली बार राज्यसभा बनी तो 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होने चाहिए। तो उन 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, भाई उनके साथ तो अन्याय हो गया ना। उनको तो 6 साल के लिए इलेक्ट किया गया था और वो 2 साल बाद ही रिटायर होने लगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथोराइज किया कि भैया जो पहली राज्यसभा बनेगी उसमें मेंबर्स के टर्म को आप कर्टेल कर सकते हो। तो जो पहला बैच था, पहला बैच यानी कि जो फर्स्ट 6 ईयर का जो टेन्योर आया, उसमें शुरुआत में 2 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद रिटायरमेंट होना था 1/3 मेंबर्स का। तो उनमें कौन रिटायर होगा इसके लिए लॉटरी निकाली गई। ओके, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने एक बात और बोली, इट ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस टू गवर्न ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और उसके अंदर राज्यसभा ने एक एक्ट भी बनाया जिसका नाम है राज्यसभा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑर्डर 1952। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए राज्यसभा के मेंबर्स के पास ये ताकत है कि वो किस तरीके से अपने हाउस के मेंबर्स को किस ऑर्डर में रिटायर करना चाहते हैं।
तो भाई देखिए, ये जो 6 साल का टेन्योर है राज्यसभा का, इसमें ये बोला गया कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे। इस ऑर्डर को तय करने की, ये ऑर्डर बनाने की ताकत किसकी? खुद राज्यसभा की। तो कल की डेट में राज्यसभा चाहे तो ये जो 6 साल का टेन्योर है उसमें आधे मेंबर्स को 3 साल के बाद रिटायरमेंट करने वाला प्रोविजन भी ये लोग लेके आ सकते हैं। ओके, आगे बात की जाए ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा के बारे में। तो भैया आपको पता है कि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन लोकसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। लोकसभा का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, यानी पहली डेट ऑफ सिटिंग से लोकसभा 5 साल तक चलेगी, जब तक अगले जनरल इलेक्शंस नहीं हो जा सकते, और अगले जनरल इलेक्शन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लोकसभा को कंप्लीशन ऑफ 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। और आपको मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट ऐसा किस केस में कर सकता है? जब तक जो रूलिंग एग्जीक्यूटिव है वो मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा को एंजॉय कर रहे हैं, तब तक प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट प्रॉपर कन्वेंशन के हिसाब से लोकसभा को डिसॉल्व करेगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मान लीजिए जो एग्जीक्यूटिव है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, खुद प्रेसिडेंट को बोल देते हैं कि ये जो लोकसभा है वो लोगों के कॉन्फिडेंस को एक्सरसाइज नहीं करती, तो आप कुछ डिसॉल्व करिए, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन डिसॉल्व करने से पहले प्रेसिडेंट ये देखेगा कि क्या लोकसभा में ऐसी कोई पार्टी है जो अपनी सरकार बना सकती है। यानी प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले ये पूरी कोशिश करेगा कि कोई पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी सरकार बना ले, और नहीं बना पाई तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। ओके, आप देखो अगर लोकसभा के टर्म की बात की जाए तो लोकसभा के टर्म को नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड किया जा सकता है। एक समय पे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और कितने भी समय के लिए कितनी भी बार ये चीज एक्सटेंड लगाई जा सकती है। मैंने इमरजेंसी के दौरान आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया था। लोकसभा के टेन्योर को बढ़ाने का एक तरीका है, वो है नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद लोकसभा के टेन्योर को एक समय पे 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत के नोट्स एंड रेफरेंसेस में लिखा हुआ है, जो 5वीं लोकसभा थी उसका जो टेन्योर था वो 18 मार्च 1976 को एक्सपायर होना था, यानी 18 मार्च 1976 को एक्सपायर होना था। तो ये जो लोकसभा थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो पहले 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी कि जो लोकसभा 18 मार्च 1976 को एक्सपायर हो रही थी, अब बोला गया कि ये 18 मार्च 1977 को एक्सपायर होगी, यानी 1977 में एक्सपायर होगी। और ये एक्सटेंशन कैसे किया गया? बाय द हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। उसके बाद फिर से इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया 18 मार्च 1978 तक, लेकिन फाइनली आप देखोगे हाउस डिसॉल्व हो गया 18 जनवरी 1977 को। तो कुल मिला के ये वाली जो लोकसभा थी ये 5 साल 10 महीने और 6 दिन चली। अब तक कोई भी लोकसभा इतनी नहीं चली है। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगी थी 1975 से लेके 1977 के दौरान, तब ऐसा हुआ था। तो एक बार इमरजेंसी लग गई है तो इमरजेंसी के दौरान आप लोकसभा के टेन्योर को एक समय पे 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बार अगर इमरजेंसी हट गई तो 6 महीने के अंदर अंदर वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये जो एक्सटेंशन है लोकसभा को मिला उसके टेन्योर के आगे, नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने की 6 महीने के अंदर अंदर इस लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व होकर नए इलेक्शन हो गए, नई लोकसभा आएगी। फिर अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे मैं जनरल क्वालिफिकेशंस बता रहा हूँ जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की है। जहाँ पे दोनों में फर्क है वहाँ पे उस फर्क को भी पॉइंट आउट किया जाएगा। जैसे तीसरे नंबर का जो पॉइंट लिखा है उसमें फर्क है। तो अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पहली बात तो यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, आप सब लोग इसको गैस भी कर सकते हो। दूसरा, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो भैया एक ओथ और एफर्मेशन लेना पड़ेगा, और इस ओथ और एफर्मेशन वो पर्सन स्वेयर करेगा टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर राज्यसभा का मेंबर बन रहा है कोई एक पर्सन, तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ओके, ही शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। और अगर लोकसभा का कोई पर्सन बन रहा है, मतलब लोकसभा की मेंबरशिप ले रहा है, तो उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
तो अगर आप 25 साल के हो तो यू आर एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर आप 30 साल के हो तो यू विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। लेकिन कहाँ नॉर्मल लोग, आप में से कितने लोग 25 साल के हो गए? मैं तो 30 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ। पर क्या हम लोग सोच सकते हैं कि हम कभी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बन पाएंगे? नहीं, वहाँ पे भी नेपोटिज्म है। तो नेताओं के बच्चे ही ज़्यादातर केसेस में बनते हैं। कोई नया ब्लड तो नहीं समझ में आता है, बहुत जल्दी दिखता नहीं है कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बन गया इलेक्शन लड़के। चलिए, चौथा पॉइंट क्या बता रखा है? ही मस्ट possess अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपको लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है तो आपके पास वो क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए जो समय समय पे पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब सवाल उठता है कि भैया पार्लियामेंट ने यहाँ पे कौन कौन सी एडिशनल क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब किया है? ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस लिखी हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। क्या बोलती हैं ये? तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पहली चीज क्या बोली गई कि अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है या राज्यसभा का मेंबर बनना है तो वो एक इलेक्टर होना चाहिए। इलेक्टर मतलब कि उसके पास वोट डालने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए देश की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अभी राज्यसभा के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा इसमें चेंजेस हैं। तो देश की किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो राज्यसभा में और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए आप एलिजिबल हो। अभी देखिए, आप लोकसभा की अगर बात करो तो आप देश के किसी भी हिस्से के हो। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी ने केरला की एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत लिया, जो कि अमेठी में वो स्मृति ईरानी के सामने हार गए। ओके, तो ये एक इंस्टेंस बता रहा हूं मैं आपको। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो देखिए, पहले राज्यसभा में कंडीशन थी कि राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में तो उसी स्टेट की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके पास वोट डालने की ताकत होनी चाहिए थी। आप उसी स्टेट की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर हो, ये रिक्वायरमेंट थी। इस रिक्वायरमेंट को 2003 में हटा दिया गया और 2003 में बोला गया कि आप देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इलेक्टर हो तो देश के किसी भी स्टेट की मतलब किसी भी राज्यसभा के आप मेंबर बन सकते हो। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे उठ के चले जाओगे मेंबर बनने के लिए। जो 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। वो तो आर्ट सोशल साइंस के फील्ड में अगर अच्छा काम किया तो आप बन जाओगे। लेकिन अगर आप इलेक्शन के प्रोसीजर से राज्यसभा में जाते हो तो किसी ना किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू आप इलेक्ट होके जाओगे। तो मान लीजिए राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने आपको राज्यसभा में इलेक्ट करके भेजा, ठीक है। तो पहले यह कंडीशन थी कि अगर आप राजस्थान में एक वोटर हो, एक इलेक्टर हो, तो ही राजस्थान से आप राज्यसभा की सीट में जा सकते हो। लेकिन अब ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कोई एक केरला का पर्सन जो कि केरला में किसी एक मान लीजिए वायनाड की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर है, वो भी राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो 2003 में इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। पहले रिक्वायरमेंट क्या था कि अगर राज्यसभा के इलेक्शन को आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से तो उस पर्टिकुलर स्टेट में आप इलेक्टेड होने चाहिए। ओके, बाद में इसको डिस्पेंस कर दिया गया। अब आप किसी और स्टेट में भी इलेक्टर हो तो भी किसी और स्टेट के थ्रू आप राज्यसभा में जा सकते हो। ये चीज लेके आएगी 2003 में। ऑब्वियस सी बात है, इस केस के अगेंस्ट एक पेटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बोला कि ये बिल्कुल सही है। देखिए, किसी दूसरे स्टेट का वोटर या इलेक्टर किसी दूसरे स्टेट के थ्रू राज्यसभा में बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा और लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, हर जगह पे। तो अगर किसी को किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की रिजर्व्ड एससी या एसटी कोटा वाली सीट पे लड़ना है तो वो एससी या एसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। कोई बिहार का पर्सन है और वो बिहार में एससी कैटेगरी का कोटा है उसके पास, और अगर वो राजस्थान में जाकर एग्जाम देता है तो राजस्थान में एज अ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट वो लड़ेगा, राजस्थान में उसको कैटेगरी का कोटा नहीं मिलेगा। ये बात आपको पता होगी, ठीक है ना। यूपीएससी में जब आप फाइट करते हो तो आपके पास किसी भी स्टेट के कैटेगरी का कोटा हो वो चल जाएगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अब अगर बिहार पीसीएस का पेपर हो रहा है तो बिहार पीसीएस के पेपर में राजस्थान का जो एससी है वो जनरल की तरह काउंट होगा, एससी काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में किसी रिजर्व सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हो
तो मान लीजिए राज्यसभा में राजस्थान राज्यसभा में अपना कोई एक मेंबर भेज रहा है किसी एक रिजर्व्ड सीट पे, किसी एक एससी के लिए रिजर्व्ड सीट पे, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो एससी केरला का हो, उसको तब भी वहां पे एससी कैटेगरी वाला रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटर स्टेट मोबिलिटी बनाई गई है लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस में और रिजर्वेशंस में, ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। फाइनली बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे डिस्क्वालीफाई होता है। पहली बात तो उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा हो। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिसाइड करने की ताकत किसके पास है, तो भैया एक ही के पास है और वो है पार्लियामेंट। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोई यूनियन मिनिस्टर है या कोई यूनियन स्टेट है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक कोई मिनिस्टर है, कोई आपका, अच्छा, चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, ये दोनों तरीके के मिनिस्टर्स के जो ऑफिस है इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। तो कोई अगर स्टेट का भी मिनिस्टर है, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई रोड मिनिस्टर है, रेलवे मंत्री है, मतलब रेलवे मंत्री तो नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का मिनिस्टर है, तो वो लोकसभा या राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी ऑफिस को एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी से हटा सकती है पार्लियामेंट अगर चाहे, फॉर द इलेक्शन ऑफ पर्पसेस, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, उल्टा बोल गया सॉरी। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भैया इसका दिमाग नहीं है, अनसाउंड माइंड है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ये मेंबर नहीं बन सकता आपका पार्लियामेंट का, तो भैया वो नहीं बनेगा। कोई अगर एक पर्सन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, अभी आप बोलोगे कि भाई ये अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग चल रही है। तो उसने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस नहीं चला, तो उसने बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स फाइल कर दी। अभी इस बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स पे एक प्रॉपर बहस चलेगी और एंड में जो भी उस पर्सन के ऊपर डेप्ट है उस डेप्ट को एसेस किया जाएगा, उसे डेप्ट माना जाएगा और जब वो डेप्ट क्लियर कर देगा अपना तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसकी लायबिलिटी से। तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा और वो इंसॉल्वेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग चल रही है, अभी उसके ऊपर कितना नुकसान है, कितना उधार है, इसको एसेस किया जा रहा है, तो एक ऐसे पर्सन को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना सकते। फिर भाई ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक नहीं है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, या फिर वो भारत का नागरिक था उसने ऑटोमेटिकली किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी इंडिया की नागरिकता चली गई, या फिर उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसका किसी फॉरेन स्टेट के साथ अलायंस है तो उस बेसिस पे भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून के हिसाब से अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा नियम कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं ये कहाँ बनाए हैं, ये बनाए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस ले डाउन की हैं पार्लियामेंट में जहां पे ये बोला गया है कि अगर कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया जाता है किसी एक पर्सन को, सो ही विल बी कंसीडर्ड टू बी, आप कह सकते हो, अनफिट फॉर द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कौन कौन सी कंडीशन है? इलेक्शन के दौरान अगर किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाया गया कोई कैंडिडेट, तो भैया वो लोकसभा का भी मेंबर नहीं बन सकता, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। तो anyone who has been found guilty of certain election offenses or corrupt practices in the election, he is not eligible to be a member of लोक सभा और राज्यसभा। दूसरी बात, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने क्राइम किया, क्राइम के अगेंस्ट उसके ऊपर कोर्ट में इंक्वायरी हुई और कोर्ट ने उसको सजा सुनाई। अभी अगर तो ये सजा 2 साल से कम की है तो ठीक है, बट अगर ये सजा 2 साल से ज्यादा की है तो उस केस में भी वो पर्सन कुछ समय के लिए टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इनएलिजिबल हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी के खिलाफ कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने उसको 2.5 साल की सजा सुना दी, मान लीजिए 2 साल की सजा सुना दी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है कि मान लीजिए 2019 में किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई, अभी वो 2021 तक जेल में रहेगा, 2021 में वो जेल से बाहर निकलेगा, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बोलता है कि 2021 से 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यानी वो 2027 तक इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी किसी भी पर्सन को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजाएं सुनाई गई है
तो वो सजा काटेगा। सजा काटने के बाद जब वो निकलेगा ना जेल से, उस समय से लेके 6 साल तक वो इलेक्शन में लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन हो। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर बंद करके रखा गया है, उस केस में ना वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा और ना ही वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अगर आपने किसी को डिटेन कर रखा हो है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। फिर अगर किसी ने समय पे अपने इलेक्शन कमीशन को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में नहीं बताया, आपको पता है कि भैया इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को आपने क्या भी खर्चा किया उसका एक अकाउंट देना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं दिया तो भाई आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, वर्क्स में, सर्विसेज में, आप कॉन्ट्रैक्ट को अपने मन के कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहते हो, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो जिससे पब्लिक मनी डाइवर्ट होने के चांसेस है, तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किसी एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टर हो या मैनेजिंग एजेंट हो जहां पे गवर्नमेंट का कम से कम 25% हिस्सा हो, तो ये माना जाएगा कि आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो और उस केस में आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। तो मतलब किसी एक ऐसी कंपनी जिसमें 25% या 25% से ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर है, उस कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग एजेंट है, शेयर होल्डर है, तो आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा और लोकसभा की मेंबरशिप में एलिजिबल नहीं है। एक बात याद रखिए, अगर आप प्राइवेट फर्म के ओनर हो और गवर्नमेंट का उस प्राइवेट फर्म में ज्यादा लेना देना नहीं है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो, जीत के आगे राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। बने तो थे विजय माल्या को नॉमिनेट करके बनाए गए थे मेंबर। ओके, अब भागे भागे फिर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए कि मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मान लीजिए आप आईएएस बने या फिर आप आईपीएस बने और वहां पे आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए, घूस लेने के चार्जेस लग गए और ये चार्जेस प्रूव हुए हैं, तो उस केस में फिर भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। अगर आपने किसी ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो कास्ट के ग्रुप्स हो चाहे वो रिलीजन के ग्रुप्स हो, इनके बीच में किसी भी तरीके की लड़ाई या फूट डलवाने की कोशिश की हो, ये बात प्रूव हुई है, आपको कन्विक्ट किया गया इस क्राइम में, घूस लेने के क्राइम में आपको कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट मतलब समझते हैं ना कि कोर्ट ने खड़े होकर सजा सुना दी कि आपके खिलाफ जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सही है, हम आपको सजा सुनाते हैं। तो अगर आप किसी भी क्राइम में कन्विक्ट किए गए हो, घूस लेने के क्राइम में, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई कराने के क्राइम में, तो उस केस में आप लोकसभा और राज्यसभा के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप दकियानूसी चीजों को प्रमोट करते हो, जैसे आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हो, डायरू की प्रमोट करते हो, सती को प्रमोट करते हो, तो उस केस में भी आपको लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप से बर्खास्त किया जा सकता है। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि कोई भी पर्सन इन सारे डिस्क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसमें डिसीजन किसका देगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा, मेन डिसीजन कौन लेगा इस केस में, तो प्रेसिडेंट लेगा। तो भैया एक पर्सन ने डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स में सच में उसने ऐसा कुछ किया है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इसके ऊपर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है कौन सी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेने के बाद। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से बिना इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन को लिए किसी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो वहां पे जुडिशियल इंटरवेंशन हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन आता है आपका 10वें शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आए, आपने वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। असल में दोस्तों 1980s 1990s में एक एरा आया था जहां पे एमपीज कपड़ों की तरह पॉलिटिकल पार्टी बदलते थे। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से वो चुन के आए, केवल एमपीज नहीं एमएलएस भी। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आए, सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने बोला 5 करोड़ तो उसकी तरफ चले गए। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया। और उसमें क्या बोला गया कि अगर कोई एक पर्सन if he voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the house, यानी कि मान लीजिए कोई एक पर्सन बीजेपी या फिर कांग्रेस की सीट से चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनता है और बाद में वॉलंटरली वो उस पार्टी को छोड़ देता है, तो उस केस में उसकी लोकसभा या फिर राज्यसभा की मेंबरशिप भी चली जाएगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उसकी लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप उस पार्टी के टिकट के दम पे मिली है।
अगर बिना दम पे लेने वाली उसकी औकात होती तो वो इंडिपेंडेंट लड़के भी ले सकता था। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई कि इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय इट्स पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको पता है कि रिसेंटली फार्म बिल्स आए थे। अभी फार्म बिल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि राज्यसभा में जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि जो पार्टी लीडरशिप है, बीजेपी बोल लीजिए, एनडीए बोल लीजिए, उसके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे कि इस फार्म बिल के सपोर्ट में, फेवर में आप वोट करिए अगर रेजोल्यूशन होता है। अभी वहां पे अगर बीजेपी का कोई एमपी खड़ा होकर ये बोल देता है कि नहीं भाई मैं इस फार्म बिल पे आपके हिसाब से वोट नहीं करूंगा, आपकी सुविधा के अगेंस्ट वोट कर रहा हूं, आपके डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोट कर रहा हूं, तो उस केस में भी एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स को लाया जा सकता है और उस पर्टिकुलर मेंबर को उसकी एमपी की पोस्ट से हटाया जा सकता है। उसके बाद इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स, आपको पता है कि भैया आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ सकते हो। तो अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट फिगर की तरह मानते हैं और आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के जीत जाते हो, तो फिर आप इंडिपेंडेंट ही रहोगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करोगे तो भैया आप डिफेक्शन लॉ के अंदर आके एमपी से हटाए जा सकते हो। और फाइनली अगर किसी मेंबर को नॉमिनेट किया गया है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए। अभी ये नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर पहले मतलब राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद, और पहले तो एंग्लो इंडियंस भी नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, अब बंद हो गए, तो अभी सिर्फ राज्यसभा की बात करते हैं। तो जो 12 राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेट होके आते हैं, ये पहले 6 महीने के अंदर चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स बीत गए, पहले 6 महीने बीतने के बाद अगर ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स लगा के इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और सबसे खास बात है कि डिस्क्वालीफाई करने की ताकत किसको दी गई है 10th शेड्यूल के अंदर। तो अगर आप लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो ताकत है स्पीकर के पास। अगर आप राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो ताकत है चेयरमैन के पास। ओके। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि स्पीकर अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के अंदर, या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के अंदर, सो दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी ये जो डिफेक्शंस है कभी कभी ये बहुत हद तक पॉलिटिकल होते हैं। तो गलत काम करवा के जब रूलिंग पार्टी के फेवर में आया तो उसने डिफेक्शन को पनिश नहीं किया, और जब उसके अगेंस्ट में गया तो उसने डिफेक्शन का रास्ता लेके किसी को हटा दिया अपने रास्ते से। तो ये सब चीजें नहीं चल पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ का एक न्यूट्रल तरीके से इस्तेमाल हो, इसीलिए अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली जुडिशियल रिव्यू की ताकत अवेलेबल है। ओके। तो मतलब आप हमारे पास आ सकते हैं, जुडिशरी के पास आ सकते हैं और डिफेक्शन के अगेंस्ट अपना केस दायर कर सकते हो। तो यानी किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को डिफेक्शन के बेसिस पर हटा दिया गया तो उसके पास यह राइट है कि वो जुडिशरी के पास जा सकता है। ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो गई है। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।